हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। अब हम नया टॉपिक देखने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एक्वीफर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम क्या देखने जा रहे हैं? कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एक्वीफर। ठीक है, अब क्या होता है देख लेते हैं। इसमें हम एक अनकन्फाइंड एक्वीफर लेके चलते हैं। ठीक है, सॉरी, कन्फाइंड एक्वीफर लेके चलते हैं। ठीक है, कन्फाइंड एक्वीफर। ठीक है, मान लेते हैं ये इसका एक छोटा सा वॉल्यूम है कुछ। ठीक है, ठीक है, ये हो गया इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया एक छोटा सा स्ट्रक्चर। ठीक है, इमेजिन कर लेंगे। ठीक है, इसमें देखो 3 डायमेंशन हो जाएंगे। ये हो गया इसका डेल एक्स एक डायमेंशन है ना, लेंथ हो गई इसकी। ये हो गई इसकी विड्थ, यहां से यहां तक इसकी विड्थ मान लेते हैं। ये हो जाएगी आपकी डेल वाई। ठीक है, और डेल जेड हो गई इसकी हाइट वर्टिकल में। ठीक है, इसके ऊपर का एरिया मान लेते हैं हम डेल ए। ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा? डेल एक्स इंटू डेल वाई के बराबर। ठीक है, क्लियर है? ये एक हो गया हमारा, इस एक वॉल्यूम हो गई छोटी सी किसकी? एक एक्वीफर की, जो कि कन्फाइंड एक्वीफर है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें कंप्रेसिबिलिटी कैसे आती है। ये जो एक्वीफर है इसके ऊपर कुछ ना कुछ बर्डन आएगा, है ना, कुछ ना कुछ ओवर बर्डन आएगा, है ना, जो कि किस पे जाएगा? उसके स्ट्रक्चर को कंप्रेस करेगा और जो पोर वाटर्स हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये मेरी पूरी सॉइल है ऐसा। ठीक है, ऐसे सॉइल के स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसी तो होता है ना सॉइल। ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं सॉइल में। ये ऐसा, बीच में क्या है? जो खाली जगह है वाइट वाइट, वो क्या हो गए आपके? वो वॉइड्स हो गए। ठीक है, इसमें कुछ वॉइड्स भी हैं, है ना। तो जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा, है ना, ये कोई सॉइल है, इसमें बीच में यहां पे पानी है मान लो, ऐसे जो जहां जगह छूटी है वहां पे क्या है? पानी है। और लाल लाल वाला पूरा क्या है? मान लो लाल लाल वाला हमारा सॉइल है। ठीक है, तो इस सॉइल के स्ट्रक्चर में भी कुछ लोड पड़ेगा और कुछ जो उसके अंदर पानी है उसमें भी कंप्रेसिबिलिटी आएगी, है ना, दोनों को कंप्रेस करेगा वो। और ये आपको नहीं लगता कि कंप्रेसिबिलिटी स्टोरेज भी अफेक्ट कर रही है, या कंप्रेसिबिलिटी फंक्शन है स्टोरेज का? क्योंकि जो इसके अंदर स्टोर है पानी वो भी तो अफेक्ट होगा। जैसे ही इसका ऊपर का ओवर बर्डन पड़ेगा तो ये कंप्रेस हो जाएगा। जैसे इसके ऊपर कोई पीजोमेट्रिक हेड है ना, जमीन के नीचे ही तो होगा एक्वीफर, तो पूरा लोड तो आएगा ही उसका, है ना। तो अभी हम देखेंगे कि इसके जरिए हम कैसे कंप्रेसिबिलिटी से हम कैसे हमारा स्टोरेज कोफिशिएंट डेवलप करते हैं। ठीक है, ये आप देखते हो कैसे स्टोरेज, स्पेसिफिक स्टोरेज को कैसे हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो कोई भी एनालिसिस करने के पहले हम एजम्पशन लेके चलते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे 3 एजम्पशन होंगे कि जो पोर वाटर प्रेशर है, ये जो पोर वाटर है वो कंप्रेसिबल है, ये मान के चल रहे हैं हम, है ना। जो पोर वाटर है वो कंप्रेसिबल है। ठीक है, एक और है हमारा एजम्पशन कि जो इसके अंदर के जो पोर स्ट्रक्चर है वो कंप्रेसिबल है, लेकिन ये जो सॉलिड ग्रेन्स हैं या इसके सॉइल के ग्रेन्स हैं, ऐसे सॉलिड ग्रेन्स, ये नहीं दबेंगे। ठीक है, भले इनका स्ट्रक्चर दब जाएगा, ठीक है, लेकिन ये जो सॉइल के ग्रेन्स हैं ये नहीं दबेंगे। ये हमारा सेकेंड एजम्पशन है। क्या है? कि हमारे जो सॉलिड ग्रेन्स हैं, सॉइल पार्टिकल्स हैं, वो नहीं कंप्रेस होंगे। कौन कंप्रेस होगा? पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कंप्रेस होगा। ठीक है, चलो। और थर्ड एजम्पशन ये है कि जैसे ही कंप्रेस करेंगे हम इस बॉक्स को, या ये बॉक्स क्या है? सॉइल है समझ लो।
है ना। तो क्या चेंज होगा, सिर्फ डेल जेड चेंज होगा। ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये चेंज नहीं होगा, ऊपर वाला एरिया चेंज नहीं होगा। कौन चेंज होगा, सिर्फ डेल जेड चेंज होगा। ठीक है, ये हमारे 3 एजम्पशंस हैं। तो आप इसको लिख भी सकते हो, एजम्पशन को देखो क्या क्या है। द एलिमेंटल वॉल्यूम इज कंस्ट्रेन्ड इन लेटरल डायरेक्शन, ठीक है, एंड अंडरगो चेंज ऑफ लेंथ इन द जेड डायरेक्शन ओनली, दैट इज डेल ए इज कांस्टेंट। जैसा मैंने आपको बताया कि डेल ए कांस्टेंट रहेगा, चेंज क्या होगा, सिर्फ डेल जेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। पोर वाटर इज कंप्रेसिबल, ठीक है, जो पानी होगा इसके अंदर पोर्स में वो कंप्रेसिबल है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, द सॉलिड ग्रेन्स ऑफ द एक्विफर आर इनकंप्रेसिबल। तो सॉलिड ग्रेन्स है, ये जो ग्रेन्स हैं ये कंप्रेस नहीं होंगे। ठीक है, ये कंप्रेस नहीं होगा, लेकिन बट द पोर स्ट्रक्चर इज कंप्रेसिबल। ठीक है, लेकिन ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा वो कंप्रेस हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब इसका डेरिवेशन चालू करते हैं। तो देखो, अब अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं तो पहले किन दोनों चीजों पे फर्क आएगा, मैंने बताया कुछ पानी भी कंप्रेस हो जाएगा जो इसके अंदर है, और जो स्ट्रक्चर है इसका पूरा पोर स्ट्रक्चर वो भी कंप्रेस हो जाएगा। तो दोनों चीजें देखेंगे हम। तो पहले हम कंसीडर करते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, पहले हम देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो मैं ये एज्यूम कर लेता हूं कि जो डेल वी डब्ल्यू है वो क्या है, वो है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सॉइल। ठीक है, तो देखो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर किससे डिफाइन होता है, ये डिफाइन होता है बीटा से, और ये रेसिप्रोकल होता है किसका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल माइनस डेल वी, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ डेल वी डब्ल्यू अपॉन डेल वी डब्ल्यू अपॉन डेल पी। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रेशर, ये आ गया हमारा बीटा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर। अब अगर नेक्स्ट में देखता हूं कि मास कितना होगा वाटर का, इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर मास कितना होगा वाटर का, तो मैं बोल सकता हूं कि ये होगा किसके बराबर, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, बोल सकता हूं मैं ऐसा, है ना। और अगर हम इसको, ये हो जाएगा डेल वी। ठीक है, और अगर मैं इसका एक छोटा सा हिस्सा लूं, है ना, इसको भी डिफरेंशिएट करूं, तो ये इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरे पास डेल रो डेल वी डब्ल्यू प्लस रो डिफरेंशिएशन ऑफ डेल वी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसे ही होता है। अब अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ, इसके ऊपर जैसा रिलेशन बनाना चाहूँ, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ और, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कुछ, देखो आप, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि मैं डेल रो डेल वी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस क्या लिख सकता हूं मैं, रो डेल वी डब्ल्यू। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं मैं। और अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं, डेल रो बाय रो इज इक्वल्स टू माइनस डेल स्मॉल वी डब्ल्यू अपॉन डेल वी डब्ल्यू। तो ये आप देख रहे हो ये किसके बराबर दिख रहा है मेरे को, ये कुछ इसके बराबर दिख रहा है मुझे, यहां देखो और यहां देखो सेम आ रहा है ना। तो हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बीटा इज इक्वल्स टू, है ना। अब डेल पी और डेल रो में याद रखना थोड़ा सा सेम दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं रो की लाइन थोड़ी लंबी खींचता हूं, पी की लाइन वहीं तक रखता हूं, ये याद रखना। ठीक है, चलो, तो बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या रख दूंगा मैं, डेल रो बाय रो, है ना, यहां हम रख देंगे डेल रो बाय रो डिवाइडेड बाय डेल पी।
ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं मैं डेल पी। तो अगर हम इसको सॉल्व करें और निकालें किसकी वैल्यू, डेल रो की, तो कितनी आ जाएगी, डेल रो की वैल्यू आ जाएगी, देखो यहां से बीटा रो डेल पी। ठीक है, ये आ रही है हमारे पास वैल्यू, है ना। तो इसको भी नोट कर लेते हैं हम, इसको लिख देते हैं हम इक्वेशन 3। तो एक बीटा का इक्वेशन आ गया हमारे पास रो के फॉर्म में। ठीक है, अब हम कंसीडर करते हैं, ये तो थी कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, और क्या कंप्रेस होगा, और क्या कंप्रेस होगा, आपको बताया था मैंने कि जो पोर स्ट्रक्चर है ना, या जो सॉलिड स्ट्रक्चर है वो भी क्या होगा, वो भी तो पोर्स भी तो क्या होंगे, कंप्रेस होंगे। लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, देखो क्या, बट द पोर स्ट्रक्चर इज कंप्रेसिबल। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे कंप्रेसिबिलिटी ऑफ पोर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहां पे कंप्रेसिबिलिटी ऑफ पोर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो डेल वी है ना, ये पूरी वॉल्यूम क्या है इसका, आप बोल सकते हो कि अगर मैं इसकी टोटल वॉल्यूम लूं पूरे की, है ना, तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, टोटल वॉल्यूम हो जाएगी डेल वी, है ना, जो कि किसके बराबर होगी, जो कि होगी डेल एक्स मल्टीप्लाई विथ डेल वाई मल्टीप्लाई विथ डेल जेड, इसके बराबर होगी। या तो मैं क्या लिख सकता हूं, या फिर क्योंकि डेल एक्स और डेल वाई चेंज नहीं होंगे तो मैं लिख सकता हूं डेल ए मल्टीप्लाई बाय डेल जेड इज इक्वल्स टू डेल वी। मैं ऐसा लिख सकता हूं, है ना, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो चलो आगे देखते हैं। अब जब हम कंप्रेस करेंगे कंप्रेसिबिलिटी ऑफ पोर स्ट्रक्चर, है ना, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो ये होता है अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस डेल स्मॉल वी अपॉन स्मॉल वी, है ना, डेल वी, क्योंकि छोटी वॉल्यूम लिया हमने, है ना, छोटा, ये स्ट्रक्चर कैसा है, छोटा है, इसलिए इसकी टोटल वॉल्यूम भी कितनी है, डेल वी। तो उसका डिफरेंशिएशन किया डेल वी का अपॉन डेल वी, अपॉन यहाँ पे ये रहेगा टोटल माइनस में, है ना, यहाँ पे भी माइनस में था, ये याद रखना, अपॉन डेल गामा जेड। ठीक है, डेल गामा जेड, गामा जेड क्या हो गया आपका, वर्टिकल स्ट्रेस जो उस पे आ रहा है। ठीक है, अब जो चेंज हो रहा है, ये जो वॉल्यूम जो चेंज हो रही है, वो हमने एजम्पशन में ले रखा है कि जो मेरा डेल ए है वो तो कांस्टेंट है, तो चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ चेंज क्या होगा, सिर्फ जेड डायरेक्शन में चेंज होगा। ठीक है, तो पूरी वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, किस में होगा, सिर्फ डेल जेड में चेंज होगा। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डेल जेड अपॉन डेल जेड, है ना, अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिफरेंशिएशन ऑफ सिग्मा जेड। ठीक है, ये हमको मिल गया अल्फा इज इक्वल्स टू। अब देखो जो ओवरबर्डन प्रेशर जो इस पे पड़ रहा है, ठीक है, जो इस स्ट्रक्चर पे ओवरबर्डन जो प्रेशर पड़ रहा है वो कौन कौन सा होगा, वो एक तो P हो जाएगा प्रेशर, है ना, और कुछ वर्टिकल स्ट्रेस आ रही है डेल जेड, तो मैं यहां लिख सकता हूं ओवरबर्डन प्रेशर या ओवरबर्डन वेट या प्रेशर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P प्लस डेल जेड, है ना, कितना हो जाएगा P प्लस डेल जेड, है ना, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, या आप लिख सकते हो 0। ठीक है, तो अगर मैं इसका भी डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे मिल जाएगा कि डेल P इज इक्वल्स टू माइनस डेल रो जेड। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं मैं, देखो यहां से अगर वो वहां चला गया और इसका डिफरेंशिएशन किया तो ऐसा लिख सकता हूं। अब अगर मैं इसमें रखूं इसको वैल्यू को, तो देखो क्या आ जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो मेरे को यहाँ मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू, है ना, अल्फा इज इक्वल्स टू ये माइनस कैंसल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ डेल जेड अपॉन क्या कर दूंगा मैं,
डेल पी, ठीक है, अपॉन क्या कर देंगे हम, डेल पी, ठीक है। अब अगर मैं यहां से निकालने जाऊंगा, है ना, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डेल जेड, तो वो देखो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू डेल पी, है ना, लिख देते हैं यहां पे अल्फा डेल पी इंटू डेल्टा जेड, ठीक है। ये मिल गया हमको एक और रिलेशन, इसको हम नंबर दे देते हैं, इसको हम नंबर दे देते हैं 4, ठीक है। चलो अब आगे समझते हैं। एजम्पशन लिख लिया है आपने, है ना, पॉज करके चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए तो यहां तक क्लियर है, हमने अभी यहाँ पे एक और रिलेशन स्टेब्लिश किया है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हैं, है ना, कुछ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मतलब कि वॉल्यूम सॉलिड मतलब कि सॉइल का पार्टिकल, है ना, वो भी कुछ वॉल्यूम घेर रहा है ना, जिसको हम बोल देते हैं डेल वी एस। क्या है ये, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो कितना होगा, देख लेते हैं। डेल वी एस किसके बराबर हो जाएगा, तो देखो एन अगर मैं मान लेता हूं पोरोसिटी है, ठीक है, एन अगर पोरोसिटी है ना, तो उन पोर्स में ही पानी रहेगा, है ना। तो मैं अगर लिख दूं 1 माइनस पोरोसिटी, मतलब पूरा जो पोर्स है वो हट गए, है ना, पूरे पोर्स हट गए, इनटू मैं क्या लिख सकता हूं, डेल ए, है ना, इनटू क्या लिख सकता हूं, डेल जेड। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पूरा डेल वी एस के बराबर हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के बराबर हो गया, है ना। पोर्स अगर हटा दिए तो फिर क्या बचा, सिर्फ सॉलिड ही तो बचा, है ना। इसलिए मैंने क्या किया, 1 माइनस एन डेल ए अपॉन डेल जेड। अब अगर मैं इसका भी डिफ्रेंसिएशन करके छोटा सा पार्ट लेता हूं अगर वॉल्यूम का, तो ये देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, डेल, है ना, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डेल वी एस इज इक्वल्स टू, अब देखो क्या होगा कि ये जो डेल जेड है ना, डेल ए तो चेंज नहीं होगा, डेल ए कैसा है, डेल ए तो कांस्टेंट है, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, है ना, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह हम, मिनट इसको मिटा देते हैं, है ना, चलो इसकी जगह हम, ये तो कांस्टेंट है तो डेल जेड का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा आपके पास, क्या कि देखो 1 माइनस एन, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ डेल जेड माइनस डेल जेड डिफरेंशिएशन ऑफ एन, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ये माइनस कर दूंगा, अगर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 तो 0 हो गया, माइनस इसका बाहर आ गया, इसलिए यहां पे माइनस लिख दिया, ठीक है, इतना आ गया आपके पास, इज इक्वल्स टू क्या है ये 0, है ना। अब अगर मैं इस डेल जेड की जगह, है ना, देखो मेरे पास यहां पे वैल्यू है इसकी, डिफरेंशिएशन ऑफ डेल जेड की वैल्यू कितनी है, अल्फा डीपी डेल जेड, तो मैं यहां पे रख देता हूं अल्फा डीपी डेल जेड। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहां पे 1 माइनस एन अल्फा डीपी डेल जेड, है ना, इज इक्वल्स टू डी एन डेल जेड, ऐसा लिख सकता हूं मैं, डी एन डेल जेड अगर वहां चला गया तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, है ना, और ये डेल जेड और ये डेल जेड अगर कैंसिल हो गया तो क्या बचा मेरे पास, dn इज इक्वल्स टू क्या बचा मेरे पास, अल्फा 1 माइनस एन dp, ठीक है। ये मिल गया मुझे एक और रिलेशन, यहां मैं लिख देता हूं, ये कौन सा इक्वेशन है हमारा, 5th इक्वेशन, ठीक है, ये एक और मिल गया हमको 5th इक्वेशन। चलिए अब हम इसको आगे वाले को मिटा देते हैं, इसकी जरूरत है क्या, है ना, इसकी जरूरत अब पड़ेगी, तो आपने नोट तो कर लिया है इसको, है ना, क्योंकि आगे हमको इसकी चीजें कहीं पे नोट या लिखना पड़ेगा, तो हम देखेंगे, ठीक है। चलो इसी को मिटा देते हैं, ये तो क्लियर हो गया है आपको स्ट्रक्चर पूरा, है ना, तो यही मिटा देते हैं एक बार, फिर लास्ट में लिख लेंगे हम। अब देखो अगर मैं मास ऑफ वाटर लिखना चाहूं, है ना, मास ऑफ वाटर किसके बराबर हो जाएगा, आप लिखने की कोशिश करो खुद से। अगर मास ऑफ वाटर ले लिया हमने डेल एम, है ना, मास ऑफ वाटर अगर डेल एम ले लिया तो वो किसके बराबर हो जाएगा, लिख लेते हैं हम, मास ऑफ वाटर है अगर डेल एम, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, रो लिख सकता हूं मैं, है ना, रो एन डेल ए
इंटू डेल जेड। मास ऑफ वाटर इसी के बराबर होगा। देखो कैसे होगा, क्योंकि n क्या है, पोरोसिटी, पोर में ही तो पानी है ना, और मास है इसलिए इसकी डेंसिटी, एरिया है ना। तो क्या कर रहा हूं मैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर रहा हूं, तो मास मिल रहा है बस, और कुछ नहीं। ये क्या हो गया पूरा टर्म, n डेल ए डेल जेड क्या हो गया, ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू मैंने क्या किया, डेल मतलब कि इसका रो मतलब डेंसिटी, तो क्या मिल गया मुझे, मास मिल गया। ठीक है, अब मैं अगर इसको भी डिफरेंशिएट करूंगा तो ये इक्वेशन देखो कैसी हो जाएगी, ये इक्वेशन, क्योंकि डेल ए क्या है, डेल ए तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी, अगर मैं लिखना चाहूं तो, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ डेल एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हमारा डेल वी, है ना। डेल वी क्या हो गया आपका, कांस्टेंट वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है क्योंकि एरिया कांस्टेंट है हमारा, एरिया कांस्टेंट है तो हमने वॉल्यूम को बाहर निकाल लिया है। ठीक है, इनटू क्या कर दूंगा मैं, इनटू एन डेल रो, है ना, प्लस रो डी एन प्लस रो एन डिफरेंशिएशन ऑफ डेल जेड अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो इसका अगर पूरा डिफरेंशिएशन करोगे तो आप ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, अब मैं चाहूं तो वॉल्यूम को यहां पे ले आता हूं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा देख लेते हैं हम इसको, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ डेल एम अपॉन डेल वी, है ना। और आप चाहो तो देखो रो कांस्टेंट दिख रहा है, रो कांस्टेंट दिख रहा है, रो को मैं बाहर ले आता हूं तो यहां पे लिख देता हूं रो डेल वी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एन डेल रो बाय रो, है ना, क्योंकि यहां पे रो नहीं था तो डेल रो करना पड़ा, प्लस डी एन प्लस, ठीक है, ये देखो ये प्लस होगा कि माइनस होगा, ये हमारा प्लस ही रहेगा। ठीक है, एन डेल जेड बाय डेल जेड, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ डेल जेड बाय डेल जेड। ठीक है, ये आ गया। अब देखो मेरे पास किस किस की वैल्यू है, मेरे पास डेल रो बाय रो की है, डेल एन की भी है और डेल जेड बाय जेड की भी है। ठीक है, तो सबकी वैल्यू रखेंगे तो देखो यहां पे क्या आ रहा है हमारे पास, डेल जेड बाय देखो डिफरेंशिएशन ऑफ डेल जेड बाय डेल जेड का कितना आ जाएगा, रो है ना, अल्फा डीपी लिख देते हैं हम इसकी जगह, तो ये देखो पूरा लिख देते हैं हम, तो यहां पे आ जाएगा एन डेल रो बाय रो का कुछ है, डेल रो बाय रो का है, लेकिन इसको हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे डेल रो बाय रो ही लिख लेते हैं। ठीक है, डेल रो बाय रो ही लिख लेते हैं। ठीक है, चलो तो यहां पे हम लिख लेते हैं dn का क्या है हमारे पास, dn देख लेते हैं, dn है हमारे पास रो 1 माइनस dp, और यहां पे भी लिख सकता हूं मैं, देखो यहां पे क्या मिल रहा है मुझे, डेल रो बाई रो इज इक्वल्स टू बी dp, है ना, ये दिख रहा है आपको, यहां पे देखो लिख के बता रहा हूं मैं ऐसा लिख सकता हूं, डेल रो बाय रो इज इक्वल्स टू बीटा dp, है ना। तो देखो हम यहां पे लिख लेते हैं n बीटा dp प्लस dn का क्या है, अल्फा 1 माइनस n, अल्फा 1 माइनस n dp, ठीक है, प्लस डेल z बाई z का क्या है, n प्लस n, डेल z बाई z का क्या है, अल्फा dp, ठीक है, इसका भी कितना है, अल्फा dp। ठीक है, अब इसको हम अगर ऑल सॉल्व करने जाएंगे तो देखो क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास, मैं ऐसा लिख देता हूं, n बीटा dp प्लस अल्फा dp माइनस n अल्फा dp प्लस n अल्फा dp, तो ये और ये कैंसल हो गया, क्या बचा सिर्फ मेरे पास बचा n बीटा प्लस अल्फा ब्रैकेट dp। ठीक है, ये बचा मेरे पास, है ना, और dp क्या है आपका, डेल प्रेशर, है ना, छोटा प्रेशर, तो इसको आप लिख सकते हो गामा, है ना, यूनिट वेट n बीटा प्लस अल्फा इंटू डेल एच, डेल एच क्या हो गया आपकी
स्मॉल हाइट, है ना, स्मॉल हाइट। तो यहां से देखो हमने क्या चीज निकाली है वो हम देख रहे हैं अभी। तो यहां पे हमने देखो निकाला है, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक स्टोरेज इनटू डेल एच, ठीक है। तो स्पेसिफिक स्टोरेज किसके बराबर हो गया? स्पेसिफिक स्टोरेज होता है हमारा गामा एन बी प्लस अल्फा के बराबर, ठीक है। अब ये स्पेसिफिक स्टोरेज होता क्या है? तो ये होता है कि जब कोई भी यूनिट वॉल्यूम, है ना, ये आपका एक्वीफर मटेरियल है जिसकी वॉल्यूम कितनी है? यूनिट है, ठीक है। इससे जब मैं पंप कर रहा हूं पानी, इससे मैंने पंप किया पानी, और कितना पंप किया? यूनिट हेड पंप कर दिया, ठीक है। कितना था ये? यूनिट वॉल्यूम था और यूनिट हेड पानी पंप कर दिया, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? स्पेसिफिक स्टोरेज लिख सकते हो आप। इट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज्ड फ्रॉम अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्वीफर ड्यू टू यूनिट डिक्रीज इन द पीजोमेट्रिक हेड। वही बताया मैंने कि यूनिट वॉल्यूम लिया आपने एक्वीफर का, है ना, उससे आपने यूनिट हेड जो पानी निकाल लिया, जितनी वॉल्यूम का पानी निकाल लिया, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक स्टोरेज, ठीक है। अब यहां से एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं, जिसको आप लिख सकते हो स्टोरेज कोफिशिएंट, या फिर इसको बोला जाता है स्टोरेटिविटी, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्टोरेटिविटी। इसका मतलब क्या होता है देख लेते हैं। स्टोरेटिविटी का ये होता है S इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है N बीटा प्लस अल्फा इंटू बी, और B क्या होगा? B इज द थिकनेस ऑफ द एक्वीफर, ठीक है। अब देखो S क्या होता है? S होता है द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज्ड बाय अ कॉलम ऑफ अ कन्फाइंड एक्वीफर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहां पे क्या था? यहां पे थी हमारी यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इस केस में क्या था? बहुत स्लाइट डिफरेंस है, याद रखना। स्पेसिफिक स्टोरेज में यूनिट वॉल्यूम से जब आप यूनिट हेड पानी निकाल लेते हो, जितना, है ना, यूनिट वॉल्यूम का एक्वीफर है, उससे आपने यूनिट हेड पानी निकाल लिया, तो जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाला उसको हम बोल रहे हैं स्पेसिफिक स्टोरेज, ठीक है। और किसी एक्वीफर की स्टोरेटिविटी, या फिर आप बोल सकते हो स्टोरेज कोफिशिएंट, क्या होता है? जब मैं कोई यूनिट एरिया से, ठीक है, ये आपका एक्वीफर है, इसका एरिया कैसा है? यूनिट एरिया है, ठीक है, यूनिट एरिया है, ठीक है। उससे मैं कितना पानी निकाल ले रहा हूं? अंडर अ यूनिट इन अ पीजोमीटर हेड। इसमें से भी एक यूनिट अगर मैं पानी निकाल लेता हूं, एक यूनिट हेड, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं बोलूंगा स्टोरेटिविटी। वैसे ही आपने ट्रांसमिसिबिलिटी देखा था। ट्रांसमिसिबिलिटी में क्या होता था? ट्रांसमिसिबिलिटी में T था, उसका हम KB करते थे T निकालने के लिए, K इंटू बी। वैसे ही यहां पे आप क्या कर रहे हो? पूरा स्पेसिफिक स्टोरेज इंटू बी उसका थिकनेस कर रहे हो, ठीक है। और ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब क्या होता था? ट्रांसमिसिबिलिटी का ये मतलब था कि जब एक्वीफर का यूनिट विड्थ, है ना, एक विड्थ, यूनिट विड्थ के वॉल्यूम से अगर मैं पानी निकालता हूं, जो वॉल्यूम पानी मैं निकाल रहा हूं उसको क्या बोलते थे? ट्रांसमिसिबिलिटी। तो इसमें विड्थ आ गया, इसमें एरिया आ गया, इसमें वॉल्यूम आ गया, बस यही डिफरेंस है, बस, ठीक है ना। फॉर्मूला हमने लिख लिया। नेक्स्ट एक और छोटा सा टर्म देखेंगे, बैरोमेट्रिक एफिशिएंसी। क्या देखेंगे हम? बैरोमेट्रिक एफिशिएंसी, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ है, ये क्या है? कन्फाइंड एक्वीफर है ना। कन्फाइंड एक्वीफर में आपने क्या किया है? कोई एक होल किया है, ड्रिल किया है ना, ड्रिल किया है, तभी तो आपको ये पानी मिल पा रहा है। यहां तक आ गया मान लो पानी, है ना, ये एक्वीफर था, ये आपकी लेयर थी रॉक की, है ना, इसके बीच में पानी फंसा हुआ था, तो आपने ड्रिल किया, पानी आ गया थोड़ा सा ऊपर। अब जैसे ही अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आ गया, ये अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, एटीपी लिख दे रहा हूं मैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज्यादा रहा तो ये क्या करेगा? पानी को नीचे लाएगा, है ना, ये क्या करेगा? पानी के लेवल को नीचे ले जाने की कोशिश करेगा। वैसे ही इनवर्सली अगर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा रहा, कम रहा, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर
कम रहा तो ये क्या चाहेगा कि पानी ऊपर आ जाए, है ना। तो वैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चेंज के कारण जो भी वाटर लेवल में चेंज आ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, चेंज के कारण, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं बैरोमेट्रिक एफिशिएंसी। और ये निकालते कैसे हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस एन बीटा अपॉन अल्फा प्लस एन बीटा, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। चलिए अब एक और चीज बची थी वो देख लेते हैं हम। तो ये तो आपने देख लिया कि हम S कैसे निकालते हैं, जब क्या हो, जब मेरा एक्वीफर कैसा हो, अभी तक कन्फाइंड एक्वीफर देख रहे थे हम, है ना। अगर अनकन्फाइंड है एक्वीफर, है ना, फॉर अनकन्फाइंड एक्वीफर उसके लिए अगर S निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे, तो वो होता है SY प्लस आप ये बाकी का पूरा लिख दो, गामा NB, है ना, गामा NB प्लस अल्फा B, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यहां से जो आपकी स्पेसिफिक स्टोरेज निकल के आती है या जो आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टोरेज निकल के आता है ये बहुत ही कम होता है, ठीक है। ये 10 टू द पावर -3 या फिर 10 टू द पावर -4 के आसपास होता है। ये भी 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर -5 मीटर इनवर्स में होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है ना। तो ये भी इस रेंज में रहते हैं, ठीक है, ये भी इस रेंज में रहते हैं। तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा हो जाता है, तो अनकन्फाइंड के केस में हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू आती है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। अनकन्फाइंड के केस में सिर्फ हम किसको याद रखते हैं, स्पेसिफिक यील्ड को, ठीक है। क्लियर है। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, बैरोमेट्रिक देख लिया, एफिशिएंसी, स्पेसिफिक स्टोरेज और स्पेसिफिक कोफिशिएंट देख लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। अ कन्फाइंड एक्वीफर हैज अ थिकनेस ऑफ 30 मीटर एंड पोरोसिटी ऑफ 32%. If the bulk modulus of elasticity of water and the formation material are 2.2 into 10 to the power 5 and 7800 Newton per centimeter square, calculate specific coefficient, है ना, सॉरी storage coefficient। क्या निकालना है हमको, S, जिसका एक और नाम क्या होता है, स्टोरेटिविटी, है ना, स्टोरेटिविटी निकालना है हमको, और बैरोमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द एक्वीफर, ठीक है, दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम स्टोरेटिविटी निकालते हैं। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, अल्फा और बीटा। तो आपको पता है बीटा क्या होता है, बीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो हम इसको 1/2 into 2 into 10 to the power 5 लिख देंगे, ठीक है। और अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है, इसका इनवर्स। तो हम लिख देंगे 1/7800, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं मीटर में कितनी आ रही है ना। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी मीटर में 1/2.2 into 10 to the power 5, 10 to the power 5, ये निकल के आ रहा है 4.5454, है ना, ऐसे आएगा। तो हम इसको लिख देते हैं इंटू 10 टू दी पावर -6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर न्यूटन आ रहा है। और आप इसको लिख सकते हो 545 इंटू 10 टू दी पावर -10 मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब इसका क्या हो जाएगा, ये भी देख लेते हैं। 1 डिवाइड बाय 7800, तो ये हो जाएगा 1.282, है ना, इंटू 10 टू दी पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय न्यूटन। और आप इसको लिख सकते हो 1.282 इंटू 10 टू दी पावर -8 मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ठीक है। तो देखो अल्फा और बीटा आ चुके हैं। अब आपको पता है कि स्टोरेटिविटी या फिर स्टोरेज कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है गामा यूनिट वेट ऑफ वाटर, है ना, मल्टीप्लाई क्या करता हूं मैं, n
बीटा प्लस अल्फा इंटू बी क्या है इसका विड्थ, ठीक है। तो देखो यूनिट वेट कितना हो जाएगा, 9.81 होता है किलो न्यूटन, है ना, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन में इसको 10⁻³ लिख दूंगा मैं। पोरोसिटी 32% है तो हम इसको 0.32 ले लेंगे, ठीक है। बीटा कितना दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है 4.545 इंटू 10⁻⁻10, है ना, प्लस अल्फा कितना है मेरे पास, अल्फा है 1.282 इंटू 10⁻⁻8 इंटू बीटा थिकनेस कितनी है बी 30 मीटर, ठीक है, तो इंटू 30। तो यहाँ पे देखेंगे हम एस क्या निकल के आ रहा है, तो देखो एस निकल के आ रहा है ये 9.81 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 30, है ना, इंटू 0.32 इंटू 4.545 इंटू 10⁻⁻10, है ना, प्लस क्या करूंगा मैं, प्लस हम आखिरी में कर देंगे 1 पॉइंट, है ना, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास प्लस 1.282 इंटू 10⁻⁻8, तो ये निकल के आ रहा है मेरे पास 3.8157, है ना, तो 6 ले लेते हैं इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। आगे हमारे पास स्टोरेज कोफिशिएंट एस की वैल्यू। अब बैरोमेट्रिक एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो बैरोमेट्रिक एफिशिएंसी बीई का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, एन, है ना, माइनस एन बीटा अपॉन अल्फा प्लस एन बीटा, ठीक है। अब इसको रखेंगे हम और वैल्यू निकालेंगे। तो देखो एन क्या है, पोरोसिटी, तो 0.32 इंटू बीटा की वैल्यू देखो आ गई कितनी, 4.545 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा मैं, 1.282 इंटू 10⁻⁻8 प्लस 0.32 इंटू बीटा कितना है मेरे पास 4.545 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। तो ये निकल के आ रहा है मेरे पास, इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास -0.0112, है ना, एक बार निकाल लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये निकल के आ रही है -0.0112, ठीक है, 1। अगर मैं इसको लिखना चाहूं परसेंटेज में तो ये आएगा 1.121% माइनस, ठीक है। आगे हमारे पास, चलो अब नेक्स्ट एक और चीज देखेंगे, है ना, एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ पाइप ऑफ 1.2 मीटर डाया वॉज प्रोवाइडेड इन अ रिजर्वायर टू एक्ट एज एन आउटलेट, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक पाइप डाला 1.2 डाया का, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना है। ड्यू टू डिसयूज, ठीक है, कोई काम नहीं हुआ, इट वॉज बरीड एंड कंप्लीटली चोक्ड, क्लॉग्ड, है ना, क्या हो गया, वो क्लॉग्ड हो गया। अब फॉर सम लेंथ, ठीक है, तो क्या हो गया, उसके अंदर सेडिमेंट भर गए हैं, ठीक है, तो वो चोक टाइप का हो गया है। फॉर सम लेंथ ऑफ सेडिमेंट, मेजरमेंट्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फाइन सैंड, ठीक है, फाइन सैंड है जिसका के कितना होगा 10 मीटर पर डे, डिपॉजिट फॉर अ लेंथ ऑफ 100 मीटर, ठीक है। तो 100 मीटर शुरू में, ठीक है, एट द अप स्ट्रीम एंड, शुरू के 100 मीटर में क्या भर गया, फाइन सैंड, जिसका कितना है, हमारा कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी कितनी है 10 मीटर पर डे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एंड कोर्स सैंड की परमिएबिलिटी और ज्यादा होगी 50 मीटर पर डे एट द डाउन स्ट्रीम एंड, ठीक है, तो ये डाउन स्ट्रीम एंड साइड है, फॉर अ लेंथ ऑफ 50 मीटर। इन बिटवीन दीज टू लेयर द प्रेजेंस ऑफ सिल्टी सैंड बीच में है, ठीक है, इसका और कम है, ये सिल्टी सैंड कहां पे है, दोनों के बीच में है। फॉर सम लेंथ इज आइडेंटिफाइड फॉर अ हेड डिफरेंस ऑन आइदर साइड ऑफ द चोक्ड लेंथ ऑफ द सीपेज डिस्चार्ज इज फाउंड टू बी 0.8 मीटर पर डे, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखना छूट गया है फॉर अ हेड डिफरेंस ऑफ 20 मीटर है ना। एक बार चेक कर लेता हूं मैं, फॉर द हेड डिफरेंस ऑफ 20 मीटर दिया हुआ है शायद, देख लेते हैं एक बार हम। हाँ, फॉर द हेड डिफरेंस ऑफ 20 मीटर है ना, उसको 20 मीटर कर देंगे, 20 मीटर ऑन आइदर साइड ऑफ द क्लॉक लेंथ। ठीक है, निकालना क्या है हमको वो लेंथ निकालनी है पाइप की जो कि जहां पे क्या है, सिल्टी सैंड है। ठीक है, तो पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, है ना, ताकि हमको और सिंपल हो जाए चीजें। ठीक है, चलो तो पहले इसका डायग्राम बना देते हैं। तो वो कैसा बनेगा, तो मान लेते हैं कि पाइप मेरा कुछ ऐसा है। ठीक है, ये पाइप है। ठीक है, शुरू के 100 मीटर में है ना, शुरू के 100 मीटर में क्या है, फाइन सैंड है। ठीक है, तो ये शुरू के 100 मीटर लेंथ में फाइन सैंड है। ठीक है, फाइन सैंड है जिसका K कितना है, जिसका K1 कितना है, 10 मीटर पर डे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट ये लेंथ हमको नहीं पता कि ये कितना है। ठीक है, यहां पे क्या है, यहां पे है सिल्टी सैंड। ठीक है, जिसका कि K कितना है, जिसका K है 0.1 मीटर पर डे। ठीक है, और लास्ट में क्या है हमारे पास, कोर्स सैंड। ठीक है, कोर्स सैंड जो कि कितनी है, जो कि 50 मीटर लेंथ पे है। ठीक है, और कितनी है, इसका K कितना है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कितनी है, 50 मीटर पर डे। ठीक है, 50 मीटर पर डे। तो फ्लो कुछ ऐसा हो रहा है, अप स्ट्रीम बोला है इसको, तो फ्लो कुछ इस साइड से हो रहा है फ्लो। ठीक है, फ्लो इस साइड से हो रहा है। तो ये कौन सा केस हो गया, ये कौन सा केस हो गया, जब हमारा फ्लो नॉर्मल टू द पाइप होता है ना, नॉर्मल टू द पाइप होता है, तब हम कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, वो हमने देखा था, अभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो जब हमारा स्ट्रेटिफिकेशन फ्लो कैसा होता है, स्ट्रेटिफिकेशन के पैरेलल होता है ना, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है के का। चलो यहां लिख लेते हैं एक साथ, है ना, यहीं पे सॉल्व करेंगे तो यहीं लिख लेते हैं हम। तो के का फॉर्मूला क्या हो जाता है, के का जब हम नॉर्मल रहते हैं तो मैंने आपको बताया था क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला हो जाता है इसका समीशन ऑफ Li, है ना, वेयर I वेरीज फ्रॉम 1 to n, डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं, डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ Li अपॉन Ki। ठीक है, वेयर I वेरी फ्रॉम 1 to n, ये हो गया इसका फॉर्मूला, है ना। तो चलो अब इसको हम फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, के इज इक्वल्स टू एल कितना है, देखो 100 है प्लस एल है प्लस 50 है। ठीक है, ये फिक्स है। देखो एल क्या क्या है यहाँ पे, ये इसकी लेंथ 100 है, फिर एल है, फिर 50 है। तो मैं ऐसे ही लिखूंगा 100 प्लस एल प्लस 50 लिखूंगा मैं। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 10 प्लस एल डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 50, है ना, 50 है ये वाला, और 50 का कितना है हमारे पास, के भी 50 है। ठीक है, तो यहां पे लिख दूंगा मैं 50 डिवाइडेड बाय 50, और 50 है ना ये कि 5 है, बस चेक कर लेते हैं, 50 है ये। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या हो जाएगा। ये अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं मैं तो ये हो जाएगा के इज इक्वल्स टू 150 प्लस एल, है ना, और नीचे यहां पे क्या आ जाएगा, देखो 1/10, और ये भी हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो यहां मैं पूरा लिख सकता हूं, ये हो जाएगा देखो 10, ये हो जाएगा L बाय 0.1, ये हो जाएगा तुम्हारा 10। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं।
तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी ये हो जाएगा 50 है ना, तो ये हो जाएगा 1। चलो तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ क्या, दोनों के न्यूमरेटर में 1 1 है, तो मैं इसमें भी ले लेता हूं न्यूमरेटर, इसके डिनोमिनेटर में 1। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा पूरा तो ये आ जाएगा 150 प्लस L, ये 10 और 1 11 प्लस 10L लिख सकता हूं मैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे KE आ चुका है मेरे पास, लेकिन ये किस में आया है, एक रिलेशन में आया है, L निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो L निकालने के लिए अभी हम देखते हैं कि देखो डिस्चार्ज भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिस्चार्ज दिया हुआ है, पाइप के थ्रू आ रहा है डिस्चार्ज, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है डिस्चार्ज का, है ना, डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी, है ना। और देखो पाइप का डाया दिया है आपको 1.2 मीटर, तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, यहां से देखो ये दिया हुआ है मुझे 0.8 मीटर, है ना, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, पूरे डे के लिए निकाल ले, है ना, क्योंकि के भी किस में है हमारे पास, मीटर पर डे में है ना, तो वेलोसिटी भी हम मीटर पर डे में ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, π/4 1.2 का स्क्वायर इंटू वी, तो जब सॉल्व करोगे आप तो देखो v कितना आ रहा है, तो v निकल के आएगा मेरे पास 0.8 डिवाइडेड बाई पाई, सॉरी डिवाइडेड बाई पाई इंटू 4 ऊपर हो जाएगा, नीचे 1.2 का स्क्वायर, तो ये निकल के आ रहा है 0.707 है ना 3 बस 5 मीटर पर डे, ठीक है, ये आ गया हमारे पास मीटर पर डे, ठीक है। अब देखो मेरे को क्या निकालना है, अब आपको पता है कि v इज इक्वल्स टू क्या होता है, KEI लिख सकता हूं मैं, और I कितना है, तो हेड डिफरेंस है 20 मीटर अलोंग द लेंथ, तो पूरी लेंथ कितनी है 150 प्लस L, ठीक है। अब मेरे पास KE में है L के फॉर्म में, और I भी है L के फॉर्म में, और V भी है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे और L की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0.70735 प्लस सॉरी इज इक्वल्स टू 150, सॉरी इज इक्वल्स टू लगाना है, प्लस नहीं लगाना है ना, इज इक्वल्स टू 150 प्लस L डिवाइडेड बाय 100 सॉरी 11 प्लस 10L मल्टीप्लाई विथ 20 डिवाइडेड बाय 150 प्लस L, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे और हम क्या निकाल लेंगे, L निकाल लेंगे, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, है ना। तो देखो L की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास, इसको सॉल्व कर लेते हो आप, तो L की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, है ना, सॉल्व तो हो ही जाएगा आपसे। तो ये L की वैल्यू निकल के आ रही है मेरे पास, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1.727 मीटर, ठीक है। तो इतने लेंथ में क्या रहेगा हमारा, इतने लेंथ में मेरे पास सिल्टी सैंड होगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व किया, सिंपल था, सिंपल फॉर्मूले लगाने हैं और बस आपको L निकालना था, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, है ना, इस टॉपिक से क्लियर है क्वेश्चंस।